नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है। सबसे पहले दे रखा है इसका इंट्रोडक्शन। सबको पता ही है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल इज मेन फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इन दोनों कंपाउंड्स को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कह देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जब कहेंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को इंक्लूड करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर देखो इधर ड्रॉ करके बता रखा है। कहना चाह रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो स्ट्रक्चर है मेन, वो प्लेनर होता है। ये सबसे पहले बताना चाह रहा है। यहाँ पर देखो, कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या बन गई होंगी, ये s ऑर्बिटल, ये p। तो इनमें से इन दो p और एक s ने मिलकर हाइब्रिडाइज कर लिया, और क्योंकि ये तीनों ने मिलकर बनाया तो 3 ही प्रोड्यूस हुई होंगी। एमओ थ्योरी या फिर तुमने ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। तो 3 क्या बनी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी है। ठीक है, उन तीनों ने क्या बना लिए, पहले एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो पहला सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बना लिया, एक इधर और एक इधर बना लेता है। अब दोनों तरफ यहाँ पर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो ये जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने जो बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड्स, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड्स प्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। ये इन्होंने बना के भी दिखाया है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमें पता ही है कार्बोनिल का स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो वो कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा। अभी जैसे मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके दिखाए थे, तो कार्बन के एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाती है, pz कह लो उसको, जैसे वो यहाँ पर इस तरह से शो किया है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीजन की भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं, एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड जिसको कहते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये जो दिखाई ना इधर ऐसे, साइडवेज ओवरलैपिंग से ही क्या जनरेट होता है, पाई बॉन्ड जनरेट होता है। और उस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात होगी स्ट्रक्चर की, कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक कार्बोनिल ग्रुप का। अब दूसरे में उसको समझाना चाह रहा है, स्ट्रक्चर एंड नेचर पढ़ना था हमने, अब नेचर कैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, ये सब नेचर कैसा है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, कौन अटैक करेगा, किन के साथ ही रिएक्शन करेगा, वो सब। ठीक है, नेचर में सबसे पहले देखो, नेचर में ये कहना चाह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। पोलर मतलब कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर, पोल्स हैं उसमें, मतलब एक तरह से पोलर का मतलब कि उसमें 2 पोल्स प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पर देखो ड्रॉ करके दिखाया है, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। क्यों है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाईली डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिविटी है उसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये ड्रॉ करके दिखाया है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन ने जो अभी यहाँ पर ये बनाया था, और मैंने कहा था कि ये सिमेट्रिकल रहेगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं रहता है। यहाँ पे देखो शेप थोड़ी सी ऐसी ही बना रखी है जैसे नीचे बना रखी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा लोब है। देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं होता। कार्बन कार्बन, क्योंकि इस कार्बन और इस दूसरे कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर वो किसी भी तरफ खिंचा हुआ महसूस नहीं करता, वो दोनों तरफ सेम प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली दोनों के बीच में प्रेजेंट है, उनकी प्रेजेंस एक जैसी है दोनों कार्बन्स की तरफ। लेकिन ऐसा कार्बोनिल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहाँ पर। ठीक है,
तो अब नीचे देखो एक टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि सिमिलैरिटी क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, या फिर डिफरेंस क्या है। तो सिमिलैरिटी तो वही है जो स्ट्रक्चर ऊपर समझा था, वही है कि दोनों में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। दोनों ने सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई बना रखा है। ऐसा ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी है और दोनों कार्बन के बीच में भी है। और कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इनका ये जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लेनर होता है, इनका नेचर प्लेनर होता है। ये तो हो गई इनकी सिमिलैरिटीज़। डिफरेंस कहाँ आता है इनकी रिएक्टिविटी में, या फिर ये कह लो कि ये किस तरह से किस तरह की स्पीशी है उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब क्योंकि अभी अभी जो पढ़ा वो बात इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी कि डिफरेंस क्यों आया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब वो बॉन्ड सिमेट्रिकल है। उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, वो सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल ऊपर नीचे। लेकिन कार्बोनिल में क्या हो गया, पोलर फॉर्म है, पोलर नेचर है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है। तो इसी कारण की वजह से दोनों की रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ वो कंपाउंड्स एल्कीन्स यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये एल्कीन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कहलाती हैं। इसका मतलब ये खुद ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो गई इनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़। नॉमेनक्लेचर भाई तुम्हें खुद पढ़ना है, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा नहीं लगा बताने लायक। ये सब पॉइंट्स तुमने सब पहले पढ़े हुए हैं IUPAC नेमिंग में कि नंबर 1 देते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें खुद पढ़ना है। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं। उसमें सबसे पहले अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड में एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रखा है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन ना होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो उस वही बता रहा है सबसे पहले, अगर हम एसिडिफाइड K2CR2O7 लेते हैं तो एल्डिहाइड को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो अगले पेज पर ही समझाएगा। देखो सबसे पहले कह रहा है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। यूजुअली जो कंपाउंड्स, जैसे रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम बात करें अल्कोहल्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो अगर एक वेसल है उसमें रिएक्शन मिक्सचर है तुम्हारा, तुमने मान लो इसी पहली रिएक्शन की बात करूं, इथाइल अल्कोहल ले रखा है, तुमने ऊपर से एसिडिफाइड K2CR2O7 डाल दिया तो रिएक्शन इनिशिएट होगी और कुछ कुछ एल्डिहाइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो भी एल्डिहाइड बना होगा वो फटाफट से उसको आगे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर एक मेथड ये कह रखा है कि जिन एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन से लो है, मतलब 100 डिग्री से कम है, वो पहले क्या हो जाएंगे, बॉयल ऑफ हो जाएंगे। उनको हम डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं, मतलब हम उनको पहले रिएक्शन वेसल से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थ्रू कंडेंसेशन। वेपर्स को इकट्ठा करेंगे ऊपर फनल लगा के और वो कंडेंस होके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हम सारे एल्डिहाइड्स के साथ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये मेथड हमें काम तो आया, लेकिन सिर्फ उन एल्डिहाइड्स को बनाने में जिनका बॉइलिंग पॉइंट 373 से कम है। मतलब वो एल्डिहाइड्स तो K2CR2O7 से ऑब्टेन हो जाएंगे जिनका 373 केल्विन से कम है बॉइलिंग पॉइंट, वो तो डिस्टिल ऑफ करके हमें मिल गए। लेकिन जिनका इनसे ज़्यादा होगा वो तो फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्योंकि हम उनको थ्रू डिस्टिलेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब नीचे इसका मैकेनिज्म समझा रखा है, ठीक है। मैकेनिज्म में सबसे पहले देखो, हम एसिडिफाइड K2CR2O7 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पीशी है वो ये जनरेट करती है क्रोमिक एसिड H2CrO4। अब ये जो H2CrO4 है यही आगे रिएक्शन करता है विद अल्कोहल और एक क्रोमेट एस्टर बना लेता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो पहले स्टेप में तो ये जनरेट हुआ, दूसरे स्टेप में इसके साथ रिएक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद वाटर निकल गया और हमें एक मिल गया क्रोमेट एस्टर। अब ये क्रोमेट एस्टर दो तरह से प्रोटॉन लॉस दिखा सकता है, इंटरमोलिकुलर भी इंट्रामोलिकुलर भी। यहाँ पर देखो नीचे दोनों मेथड समझा रखे हैं। अगर इंटरमोलिकुलर है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और इस प्रोटोन को निकाल लेगा, ठीक है। जैसे इस प्रोटोन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एल्डिहाइड बन जाएगा और एक
स्पीशी ये बनेगी जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ठीक है। दोनों ही केस में वही रहेगी। इंट्रा में क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन है वो खुद ही उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। ये भी हो सकता है, इंट्रा मोलिकुलर भी हो सकता है, इंटर मोलिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में पूछा जाए, लेकिन तुम्हें फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, क्रोमेट एस्टर बनता है बीच में, ठीक है। और ये क्रोमेट एस्टर फर्दर एक प्रोटॉन लॉस करके हमें एल्डिहाइड या कीटोन दे देता है, ठीक है। अब वही बात नीचे लिख रखी है जो मैंने अभी अभी बताई थी कि सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन्स तो इस मेथड से बनाए जा सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हायर वाले इससे नहीं बनाए जा सकते क्योंकि उनका तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा हमारा कौन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस। तो उनके लिए अलग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, स्पेशल मेथड्स आर यूज। उसमें सबसे पहले देखो कॉलिन्स रिएजेंट एक लिखा हुआ है। क्या होता है कॉलिन्स रिएजेंट, डाइपिरिडिन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब ये तीन रिएजेंट यहाँ पर बताएगा और तीनों के तीनों क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से ही बने होंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा तुम्हें लर्न करना है। सबसे पहला था कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है, कॉलिन्स रिएजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तुम्हें ध्यान में ये रखनी है कि सॉल्वेंट क्या यूज़ कर रखा है, तीनों जगह सॉल्वेंट CH2Cl2 है। और ये तुम्हें अच्छे से याद करना है। क्यों याद करना है उसका रीज़न नीचे इन्होंने दिया है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। फिर क्यों ये रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा थी। वो एल्डिहाइड स्टेज तक ऑक्सीडेशन को स्टॉप नहीं कर पा रहा था, फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही ऑक्सीडेशन को रोकना था, ठीक है। तो उसके लिए ये स्पेशल रिएजेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है PCC, फिर तीसरा है PDC। PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये देखो क्रोमिक एसिड HCl और पिरिडिन से मिलकर बना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने ये बनाया, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर तुम ये तीन भी लिख दोगे और ये स्ट्रक्चर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो PDC पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पर डाइक्रोमेट की फॉर्म बन रही है, देखो Cr2O7, इसलिए इसका नाम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना। ये सिंपल क्रोमेट था, CrO3 था ना यहाँ पर, ऊपर वाले में PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था वो, और अब क्या है पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट कब K2Cr2O7 के बिना तो बनेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर पेरिडिन ले रखा है, HCl ले रखा है और पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट वही है CH2Cl2, ठीक है। अब इनके नाम तुम्हें याद करने हैं, दो नाम याद करने की बजाय सिर्फ सिंगल नाम याद रखना। जैसे पहले वाला का कॉलिन्स रिएजेंट कर लेना, दूसरा PCC और तीसरा PDC, ठीक है। इन्हीं से याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इकट्ठे क्लब करके भी लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन जनरल भी लिख रखे हैं बाद में, ये देखो ये जो यहाँ पर लिख रखे हैं तीनों इकट्ठे करके लिख रखे हैं। सॉल्वेंट भी साथ में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम्हें सॉल्वेंट भी लिखना है अगर ये पेपर में आता है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगर यही मेथड मेंशन कर दे तुम्हें, ठीक है, यही मेथड मेंशन कर दे तुम्हें तो कैसे कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी से मिलेगा कीटोन। ये बात हमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की चैप्टर अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इन स्पेशल मेथड्स को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि हम फर्दर ऑक्सीडेशन स्टॉप कर सकते हैं, कि हम एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले वाले जो भी रिएजेंट हम यूज़ कर रहे थे यानी कि अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन सब में जो भी हम बन रहा था वो वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस थी। अब वाटर की प्रेजेंस कैसे अफेक्ट कर रही है ऑक्सीडेशन को, वो इस रिएक्शन के थ्रू देखो। एक बार अगर K2Cr2O7 ने ऑक्सीडेशन कर दिया, मान लो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बन भी गया, तो बनने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में उन प्रोसेसेस में वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से एल्डिहाइड हाइड्रेट बना लेते हैं, इस तरह की स्पीशी बना लेते हैं। और फिर ये स्पीशी, अब ये H2CrO4 क्रोमिक एसिड
ठीक है। ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में बनेगा ही बनेगा। ये फर्दर इस स्पीशी को तोड़ेगा और इस तरह से तोड़ेगा कि क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ठीक है। तो जो मेथड हम डायरेक्टली पढ़ रहे थे अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन या एसिडिफाइड K2Cr2O7, वहाँ पर ये प्रोसेस डायरेक्टली हो जा रही थी, हमें पता भी नहीं चल रहा था कि एल्डिहाइड बना या नहीं बना, उससे पहले ही एल्डिहाइड ब्रेक होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड हाइड्रेट्स बना लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले तीनों मेथड्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है। वाटर का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। तभी मैं इस सॉल्वेंट की बात करी थी कि CH2Cl2 हर जगह तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। नॉन पोलर एक सॉल्वेंट ले रखा है, वाटर उसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ये आगे ब्रेक ही नहीं कर पाएगा एल्डिहाइड को, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये भी लिख रखा है, अनदर एडवांटेज ऑफ दीज रिएजेंट इज़ दैट कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी अटैक नहीं करते। कौन, जिनकी अभी अभी बात की है, ये तीनों रिएजेंट, एक कॉलिन्स जो पिछले पेज पर लिखा हुआ है, या फिर इसका स्ट्रक्चर ये है, एक PCC और एक PDC। अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लो तुम्हारी अल्कोहल ये इस तरह की थी CH2OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो ये जो तीनों रिएजेंट हैं वो इसको एज सच रखेंगे, इसके ऊपर उसका कोई, ये इनको ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, सिर्फ इस एंटिटी को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो इनको भी ब्रेक कर देते हैं, डायोल्स बना देते हैं। ठीक है। आगे देखो, अब सेकेंडरी अल्कोहल को लेके चल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल को लेके चल रहा है, तो सेकेंडरी से हमें पता है कीटोन बनेगा। यहाँ पर देखो K2Cr2O7 से ही दिखा रखा है। अब कीटोन्स, सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन्स बनते हैं। अब कीटोन्स वाटर से ब्रेक नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमें ऐसे स्पेशल रिएजेंट जो इस पेज पे अभी अभी पढ़े उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हमें क्या बनाना हो, कीटोन्स बनाने हो। ठीक है ना। एल्डिहाइड बनाते टाइम हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एल्डिहाइड वाटर के साथ अभी अभी पढ़ी है ये रिएक्शन, एल्डिहाइड्स तो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, इसलिए एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कीटोन्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कीटोन्स के लिए हमें स्पेशल रिएजेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इधर K2Cr2O7 के साथ ही कीटोन में कन्वर्ट हो गए हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है ना। कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं शो करते। ठीक है। अगली एक नेम रिएक्शन है ओपेनहेयर ऑक्सीडेशन। ये जस्ट रिवर्स है MPV रिडक्शन का, जो हमने अल्कोहल्स में पढ़ी थी, वहाँ पर हमने इसको पढ़ा था, प्रिपरेशन कर रहे थे हम किसकी, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था MPV रिडक्शन हमने। इसकी जस्ट रिवर्स मतलब इस डायरेक्शन में, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसको अगर मैं उल्टा देखूं, यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ट्रीट कराऊं किसके साथ, कीटोन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है। इसके साथ अगर रिएक्ट कराऊं तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ये MPV रिडक्शन में हमने पढ़ा था। यहाँ पर जस्ट क्या पढ़ रहे हैं, उसका उल्टा। अब की बार हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, उसको ट्रीट कराएंगे एसीटोन से। एसीटोन हमें डालना पड़ेगा, कीटोन ही बना रहे हैं लेकिन एसीटोन डालना पड़ेगा। ठीक है ना। कोई और कीटोन बना रहे हैं, एसीटोन नहीं बना रहे। ठीक है ना। तो एसीटोन को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, तो हमें मिल जाएगा कीटोन। ठीक है। यहाँ पर देखो इसका नीचे मैकेनिज्म भी दे रखा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म बनती है एक 6 मेंबर्ड, जैसे MPV में भी पढ़ा था हमने वैसे ही बिल्कुल। और वो साइक्लिक फॉर्म जब ब्रेक होगी तो हमें हमारी डिज़ायर्ड कीटोन मिल जाएगी। ठीक है ना। इससे हम एल्डिहाइड्स नहीं बना सकते, क्योंकि बेसिक मीडियम रिक्वायर होता है, बिकॉज द बेसिक मीडियम इंड्यूसेस रिएक्शंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड द एसीटोन यूज्ड एज। क्या कह रहा है कि अगर हम एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो एल्डिहाइड अगर एक बार बन भी गया तो वो एसीटोन के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है ना। नीचे इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद देखो कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। डीहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिमूव करें हाइड्रोजन को अल्कोहल्स में से, तो वो भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये रिएक्शन भी हमने कहाँ पढ़ी है, अल्कोहल्स में पढ़ी है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से अल्कोहल्स में ही पढ़ी है। हाँ, यहाँ पर भी देखो प्राइमरी अल्कोहल को अगर किसके साथ, कॉपर के साथ ट्रीट करवा रहे हैं भाई,
एट 573 केल्विन, मतलब रिड्यूस्ड कॉपर, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। प्राइमरी अल्कोहल्स हमने वहाँ पर पढ़ा था, ये आखिरी रिएक्शन पढ़ी थी हमने अल्कोहल्स में। प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड दे देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन, और टर्शरी एल्कीन्स बना देते हैं, अगर किसी को याद है तो, ठीक है ना। टर्शरी अल्कोहल्स एल्कीन्स बनाते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाते, ठीक है। ये डिफरेंस की भी एक रिएक्शन पड़ी थी कि अगर डिस्टिंग्विश करना हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में, उसका एक मेथड ये भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो एक ही यहाँ पर छोटा सा एप्लीकेशन था। अभी हमने जो भी प्रिपरेशन के मेथड पढ़े वो सारे के सारे अल्कोहल से पढ़े। देखो सबसे पहले K2Cr2O7 के साथ ट्रीट करके फिर स्पेशल रिएजेंट्स पढ़े फॉर एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स के लिए एक अलग से रिएक्शन पढ़ी, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, और फिर लास्ट पढ़ा हमने कि प्राइमरी अल्कोहल से कैसे एक और मेथड भी है जिसमें हम करेंगे कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो कैटलिस्ट क्या है, कॉपर, ठीक है। तो अभी तक पहला जो भी प्रिपरेशन के मेथड पढ़े वो सारे अल्कोहल से पढ़े। अब दूसरे में लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्काइल और अराइल लिथियम। अब किसी बच्चे ने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पढ़े, इनको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर तुम थोड़ा सा उससे ले सकते हो, RMGX अगर किसी ने पढ़ा है तो। RMGX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये कंपाउंड RLI जैसे, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स पोलैरिटी दिखाते हैं यहाँ पर कार्बन की। यूजुअली हमने क्या देखा है कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यूजुअली हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पीशीज़ उसके साथ अटैच्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एल्कली मेटल्स हैं, ये R जो है ये कार्बन को ही तो डिनोट कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पर कोई एक एल्काइल पार्ट है। अब इसका मतलब ये मान लो अगर CH3 हो, CH3MgX अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो ये एल्कली मेटल है, कार्बन के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और नेगेटिव यहाँ, रिवर्स हो गया ना। यूजुअली हमने जितनी भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक में देखी हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता हुआ ही देखा है, ठीक है ना। एक तरह से ये कह लो कि ये कार्बन आयन जनरेट करती हैं, ठीक है ना। तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड जब हम स्टडी करते हैं तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, C और यहाँ पर एक मेटल, कार्बन, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। तुम्हारा फाइनल ईयर में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा अभी से होने लग जाएगा। जैसे अभी एक रिएक्शन आ गई है, आगे इस चैप्टर में तो काफ़ी यूज़ होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करा रहा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, RLI, ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कहेंगे एट टेम्परेचर 196 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का यूज़ कर लिया तो मतलब वाटर कहीं नहीं है, उस पूरी ये बात दिमाग में, जैसे वहाँ पर भी CH2Cl2 यूज़ कर रहा था। सॉल्वेंट जब मेंशन कर दे ना तो उसका मतलब वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि तुम उसको ओमिट कर सकते हो। अब ये रिएक्शन पेपर में आ जाए, एज सच तो आने वाली तो है नहीं, लेकिन तुम्हें अपने माइंड में बिठा के चलना है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये पेपर में आ जाए तो तुम अगर ड्राई ईथर नहीं लिखोगे तो गलत है वो बात। ड्राई ईथर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से जो वाटर निकलेगा, ठीक है। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए रिएक्शन में, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे, इसमें एक बात ये लिख रहे कि इस रिएक्शन से हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स बनेंगे। एल्डिहाइड्स यहाँ पर नहीं बनाए हैं, सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स बनेंगे इस मेथड से। और दूसरी बात कि एक्सेस में लेना है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमें एक्सेस में लेना है विद एक्सेस ऑफ सुटेबल अल्काइल और अराइल लिथियम। एक्सेस में क्यों लेना है, अब देखो पहला जो मॉलिक्यूल होगा RLI का वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करने में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो कैसी हाइड्रोजन होती है, एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम ही एसिड हो गया, तो ये जो H है ये रिमूव हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में तो यही रिएक्शन होगी जो इन्होंने लिख के भी दिखाई है, ठीक है। ये बनने के बाद यहाँ पर ये जो बन गया, अब ये ट्रीट करेगा फर्दर एक और मॉलिक्यूल के साथ। अब क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था इन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है,
और कार्बोनिल ग्रुप क्या, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन सेंटर है, अब यहाँ पर भी एक कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन हम इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं कहते, अब ये कार्बोनिल ग्रुप ही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और एक एडिशन प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। अब ये एडिशन प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस एक स्पीशी बनाएगा जो कि अनस्टेबल होती है और वो अनस्टेबल स्पीशी फर्दर टूट कर क्या दे देगी, कीटोन, ठीक है ना। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करें तो कीटोन्स बनेंगे, ठीक है। नीचे उसके फर्दर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जस्ट ये यहाँ पर इन जनरल एक ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाई है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना भाई। उसके बाद देखो, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन चेन हाइयर होती है, हाइयर एसिड्स को फैटी एसिड्स कह दिया जाता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन पढ़ रहे थे, तो उसमें देखो अगला जो मेथड आ गया वो है ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई फॉर्म में हीट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। इन्होंने जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के दिखाया है, स्क्वायर ब्रैकेट में ये मॉलिक्यूल, सॉरी ये पूरा कवर हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये लिख के दिखाया है ये साइड प्रोडक्ट निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सारों में कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलने वाला है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब हर एक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, उसको ड्राई फॉर्म में हीट करेंगे, ठीक है। देखो सब में वही है, हीटिंग हीटिंग ही दिखा रखा है। अब यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले रखा था तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, किसी और एसिड का सॉल्ट लेगा कैल्शियम सॉल्ट तो कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है। यहाँ पर देखो ये एसीटोन बन गया है, ठीक है, यहाँ पर बेंजोफिनोन बन गया है, क्या लिया है यहाँ पर, कैल्शियम बेंजोएट लिया है, ठीक है। ये तुम्हें देखना है कि क्या मॉलिक्यूल क्या ले रखा है, किसका सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट ले रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कीटोन, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो कीटोन बनेंगे वो सिमेट्रिकल है, देखो ये भी कीटोन सिमेट्रिकल है, ये बेंजोफिनोन भी देखो दोनों तरफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब जो आर पार्ट है कीटोन में दोनों तरफ वो सेम है। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन और एल्डिहाइड बनाने हैं इस मेथड से तो वो नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम वो बनाने चलेंगे तो हमें दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट्स लेने पड़ेंगे, एक दूसरे एसिड का एक और दूसरे एसिड का, मतलब सेम अगर मॉलिक्यूल, मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ कि सेम मॉलिक्यूल को अगर वो करेंगे हीट तो या तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा या सिमेट्रिकल कीटोन बनेगी। जैसे कैल्शियम फॉर्मेट से ही बनेगा सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड, और बाकी जो भी एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट लोगे और उनको हीट कर दोगे डायरेक्टली तो सिमेट्रिकल कीटोन्स बनेंगे। अगर आप अनसिमेट्रिकल कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तब हमें मिक्सचर ऑफ 2 कैल्शियम सॉल्ट्स लेना पड़ेगा, और उस केस में बहुत सारे कंपाउंड्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यील्ड कम आती है, इस वजह से ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता एल्डिहाइड्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, यहाँ पर क्या करेगा, बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर मैग्नस ऑक्साइड। अब की बार कैटलिस्ट की फॉर्म में मैग्नस ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है, अब की बार भी हीट ही कर रहा है वेपर्स फैटी एसिड्स, ठीक है। अब और उनको हीट करेगा 573 केल्विन पर, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले रहा है तो इनसे हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहा है, अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम लेके चलोगे तो क्या बनेगी, सिमेट्रिकल कीटोन बनेगी। अगर अलग अलग लेके चलता तो अलग तरह की, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन बन जाती। अनसिमेट्रिकल मतलब RCOR, ये जो मैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इतनी देर से बोल रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो ये RR की बात कर रही थी मैं। अगर दोनों तरफ सेम है तो सिमेट्रिकल कीटोन, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा अब की बार कंपाउंड क्या लिया है दोनों। ये जो तीसरा मेथड है इसमें मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहा है रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा मेथड हमने पढ़ लिया जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, तो उसमें हमने 2 मेथड तो यही पढ़े फैटी एसिड्स के जिनको हमें हीट करना है। अभी पढ़ा मैग्नस ऑक्साइड का, एक पढ़ा कैल्शियम सॉल्ट लेंगे फैटी एसिड्स का, और सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ ट्रीट कर रहे थे और हमें मिल रही थी कीटोन्स। यहाँ पर कीटोन्स ही बनेंगी, एल्डिहाइड पहले वाले मेथड से नहीं बनेगा। ये इतना पढ़ा हमने,
ठीक है। आगे है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, तो आगे इसकी रिएक्शन देख लें। सबसे पहले रोजेनमुंड रिडक्शन। अब इस रिएक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे। ये तुम्हें याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है ना, किससे क्या बनेगा। तो रोजेनमुंड रिडक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। नाम से जो भी रिएक्शन आएंगे इस चैप्टर में वो इम्पॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। तो देखो सबस्ट्रेट क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड रिएजेंट क्या है, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। और जो ये सल्फ़र है, सल्फ़र अलग से लिखा हुआ है। ये जो सल्फ़र है ये कैटलिस्ट नहीं है भाई, इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन। पॉइजन क्यों यूज़ करना पड़ा वो भी अभी पढ़ेंगे। कैटलिस्ट भी यूज़ कर लिया, पॉइजन भी यूज़ कर लिया। पॉइजन मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को या फिर उसको अपोज करे, ठीक है ना, और कैटलिस्ट जो प्रोमोट करे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजेनमुंड रिडक्शन। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो भी लिखा हुआ है ये तुम्हें रोजेनमुंड रिडक्शन के लिए याद करना पड़ेगा। प्लेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट कॉमा सल्फर, और नीचे जो ले रखा है वो तुम्हारा सॉल्वेंट है, बॉइलिंग ज़ाइलीन, ठीक है। अब इस रिएक्शन का नाम रोजेनमुंड रिडक्शन। यहाँ पर देखो नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इनको पढ़ लेना। फॉर्मेल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड सिंस फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्यों नहीं बना सकते फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें यहाँ पर HCOCl कौन सा एसिड क्लोराइड लेना पड़ता, ये लेना पड़ता, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, तो इसकी हम फर्दर रिएक्शन भी नहीं करा सकते, ठीक है ना। मैं कह रही थी पॉइज़न क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हमने पॉइज़न यूज़ नहीं किया तो एल्डिहाइड स्टेट जो बनेगी, एल्डिहाइड फॉर्म हमारी जो बन जाएगी, उसके बाद इसका फर्दर क्या हो सकता है, ये फर्दर क्या कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। फर्दर प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड क्लोराइड्स। अगर तुमने सारे चैप्टर ध्यान से पढ़े हैं तो पिछले सेमेस्टर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन पढ़ा था, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट आ रहे थे अपॉन फाइनल रिडक्शन वो अल्कोहल्स ही तो आ रहे थे। तो अगर इसी रिएक्शन को मैं आगे पढ़ूँ तो एसिड क्लोराइड पहले एल्डिहाइड में रिड्यूस होते हैं और फर्दर किस में रिड्यूस हो सकते हैं, अल्कोहल्स में हो सकते हैं। तो इस फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर सल्फ़र यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर इन्होंने लिख के भी बताया, ठीक है। सल्फ़र को क्यों यूज़ करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो एक और यूज़ कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव फॉर्म ले रखी है। यहाँ पर देखो एसिड क्लोराइड की एक और रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्ट यूज़ ना करके उसकी एक दूसरी फॉर्म ले रखी है, ठीक है। उसका दूसरा स्ट्रक्चर, एक मतलब उसका डेरिवेटिव फॉर्म, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। ऐसा क्यों किया, लिथियम एल्यूमिनियम एक हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेती एसिड क्लोराइड पर तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड ना होकर क्या हो जाता, अल्कोहल्स बन जाते। लेकिन हम अल्कोहल्स बना ही नहीं रहे, हम तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं। तो अगर एसिड क्लोराइड का रिडक्शन इस तरह से करना हो कि हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्टली ना लेकर उसकी एक दूसरी फॉर्म ले रहे हैं, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई तो नहीं, हाँ ट्राई भी है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं देखो, और टर्शरी ब्यूटॉक्सी यहाँ पर जो ये जो अंदर स्पीशी बना रखी है ये इस तरह से देखो, सी देखो क्या स्ट्रक्चर है इसका, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। इसका मतलब पता है क्या है, अब यहाँ पर तुम्हें खुद दिमाग लगाना चाहिए। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रहे थे तो 4 H प्रेजेंट है जो एज H नेगेटिव जाकर रिएक्ट कर रहे थे, किसके साथ, इसके साथ, इस कार्बन पर अटैक कर सकते थे। अब ये जो डेरिवेटिव फॉर्म यूज़ की है वो यूज़ ही क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्राइड आयन है जो हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड आयन की तरह एक्ट कर सकता है, वो सिर्फ एक है। तो मतलब रिडक्शन सिर्फ एक ही बार होगा, एक ही बार होगा तो हमारा एसिड क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो पाएगा, फर्दर उसका रिडक्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर 2 यहाँ पर प्रेजेंट होते ना, अगर इस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता ये लिथियम एल्यूमिनियम H2 और अंदर कोई और स्पीशी मान लो कुछ भी वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो यहाँ पर फर्दर रिडक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एक है तो ये एक ही बार रिडक्शन
क्योंकि हाइड्रोजन ही है इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्राइड आयन की तरह एक्ट करके H नेगेटिव की तरह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड था। दूसरा एडवांटेज एक और ये बताया कि इस स्पीशी को, कौन सी स्पीशी की मैं बात कर रही हूँ, ये जो यहाँ पर इन्होंने ली है, इस स्पीशी को यूज़ करने का एक और बेनिफिट ये है कि इससे जो भी फर्दर वो भी प्रेजेंट होते हैं ना कोई साइड ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स में, वो भी अनअफेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लें तो वो उन ग्रुप्स को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। नीचे ये कह रहा है कि अगर एसिड क्लोराइड बनाने हो तो वो कैसे बनाते हैं, वो हमें आता है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, ठीक है ना। दूसरा, एसिड क्लोराइड्स के साथ ही दूसरी रिएक्शन क्या है, एक और मेथड। अब की बार देखो, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, डाई एल्काइल कैडमियम, ये देखो ये जो यूज़ कर रखा है। अभी भी हम किसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, एसिड क्लोराइड्स से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। तो उसका एक मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन, और दूसरा यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव देखकर, और तीसरे पे अब हम आ गया डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। अब इस मेथड से देखो सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स बनेंगे। ऊपर क्या बना था, दोनों केसेस में एल्डिहाइड बना था, ये याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर भी देखो R2 कैडमियम, ये डाई एल्काइल कैडमियम, तो R जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा, R नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। ये सब तुम्हें यहाँ पर याद रखना है, और इस मॉलिक्यूल में कीटोन ही बनेंगे। अगले पेज पर देख लेते हैं, देखो सारों के एग्जांपल दे रखे हैं। बेंजोइल क्लोराइड देखो, तीसरी रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड दे रखा है, एक एसिड क्लोराइड ही है, ठीक है। डाईमिथाइल कैडमियम, तो मिथाइल जो है वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। वो यहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगी, वापस कार्बन की तरफ आएगी और हैलोजन निकल जाएगा। अब एसिड क्लोराइड ये रिएक्शन शो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हैलोजन्स अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन ये शो कर सकते हैं, ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखो क्या बन गया, एसिटोफिनोन, ठीक है। अब सिमिलर रिएक्शन, हाँ एक और बात ये कह रहा है कि ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड बनाए हैं इन्होंने किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये देखो, ठीक है। किसी को नहीं अभी पता कि ये कहाँ, ये कैसे बनते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बनते हैं, ठीक है। बाय रिएक्शन विद ऑर्गेनो क्यूपरेट्स, लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट्स। अब हमने RLi भी पढ़े हैं, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, लेकिन ये उनकी भी डिराइव्ड फॉर्म है, R2 कॉपर और लिथियम, दो मेटल्स एक साथ, ठीक है। ऑर्गेनो क्यूपरेट्स इनको कहा जाता है। यहाँ पर भी मेन प्रोडक्ट कीटोन ही बनने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। अब नीचे बिल्कुल सेम मेथड है, इसलिए यहाँ पर इसने अलग से एग्जांपल भी नहीं लिख के दिखाए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखो ऑर्गेनो क्यूपरेट्स बनाए कैसे होंगे, वो नीचे एक रिएक्शन से दिखा रहा है। तो अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करा रहा है किसके साथ, लिथियम मेटल के साथ। ये प्रिपरेशंस हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, अब मेरे ख्याल सेकेंड ईयर में तो है नहीं, फाइनल ईयर में ही पढ़ोगे तुम, तो वहाँ पर इनकी प्रिपरेशन भी समझाएंगे और इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस तो हम देख ही रहे हैं कितने जगह ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हाईली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं ये, बहुत अलग तरह की रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही R जो होगा ऑर्गेनो क्यूपरेट का, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और हमें क्या दे देगा, एक कीटोन बना देगा, ठीक है। एडवांटेज देखो, यहाँ पर एक एडवांटेज करके इन्होंने लिखा है कि RLi को यूज़ क्यों नहीं किया, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों नहीं यूज़ कर रहे, किनके साथ, इनके साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ, क्योंकि एसिड क्लोराइड जो हैं वो इंटरफियर कर सकते हैं। प्रेजेंस देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिथियम डाइएल्काइल क्यूपरेट्स डू नॉट रिएक्ट विद मैनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। कह रहा है कि ये जो यूज़ किया ना हमने क्यूपरेट्स, ऑर्गेनो क्यूपरेट्स, ये इन ग्रुप्स को इंटरफियर नहीं करते, मतलब इनके साथ कोई रिएक्शन ये शो नहीं करेंगे। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनो लिथियम यानी कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RLi, ये दोनों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ये दोनों इन ग्रुप्स को अटैक करते हैं। कौन से ग्रुप्स को, नाइट्रो ग्रुप को, नाइट्राइल
कार्बोनिल या फिर एस्टर ग्रुप को, इन सब को ये अटैक करते हैं, इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगर किसी मॉलिक्यूल में इनको सेफ रखना हो तो हम ऑर्गेनोक्यूपरेट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी हम फिर करेंगे भी।